कभी सोचा है कि एक मामूली सी चारे की बोरी फैशन का सिंबल बन सकती है? और सिर्फ फैशन ही नहीं, बल्कि जुगाड़, देशभक्ति और यहाँ तक कि हाई फैशन का। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए, आज इसी साधारण सी बोरी के असाधारण इतिहास में गोता लगाते हैं, जिसने अमेरिका के एक पूरे दौर को ही बदल कर रख दिया था। तो सवाल ये है, क्या मुर्गियों का चारा हाई फैशन बन सकता है? ये सवाल सुनने में जितना अजीब है ना, इसका जवाब उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये कहानी हमें ले जाएगी 20वीं सदी के उस अमेरिका में, जहां जरूरत और लोगों की कमाल की क्रिएटिविटी ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बात को समझने के लिए जरा 1930 के दशक के एक दुकानदार की ये बात सुनिए। वो कहता है, अब वे आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरे पास फूलों वाली डिजाइन की बोरी में मुर्गियों का दाना है। मतलब ये तो अजीब ही बात है। सोचिए, उस बेचारे दुकानदार के लिए ये कितना नया और अजीब रहा होगा। ये एक सीधी साधी बोरी के असली मकसद और उसके नए फैशनेबल इस्तेमाल के बीच की टक्कर थी, और इसी टक्कर से एक नई दुनिया बन रही थी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इस कहानी की जड़ें किसी फैशन मैगजीन में नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण से इंडस्ट्रियल बदलाव में है। ये वो दौर था जब सामान पैक करने का तरीका हमेशा के लिए बदल रहा था, और इसी बदलाव से यकीन मानिए एक क्रांति की शुरुआत हुई। हाँ, लेकिन ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले 1794 में एली व्हिटनी की कॉटन जिन आई, जिसने कपास को प्रोसेस करना बहुत आसान और सस्ता बना दिया। फिर 1840 के दशक में आई सिलाई मशीन, जिससे बड़े पैमाने पर कपड़े बनना मुमकिन हुआ। और फिर आखिरकार 19वीं सदी के अंत तक कंपनियों को ये समझ में आ गया कि भाई, लकड़ी के भारी भरकम महंगे बैरल से तो अच्छा है कि कपास की हल्की और सस्ती बोरियों का इस्तेमाल किया जाए। बस यहीं से गेम बदलना शुरू हुआ। तो शुरू में ये बोरियां कैसी थीं? ये बनती थीं ओस्नाबर्ग नाम के एक मोटे खुरदरे से सूती कपड़े से। और इन पर होता क्या था? बस कंपनी का एक बड़ा सा लोगो, वो भी गहरी स्याही में छपा हुआ। मतलब ग्लैमर या फैशन का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित पहुंचाना। दैट्स इट। तो चलिए, अब कहानी को फैक्ट्रियों से निकालकर घरों में ले चलते हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली कहानी, इंसानी जुगाड़ की। एक ऐसी कहानी जो आर्थिक तंगी की कोख से पैदा हुई, जहां जरूरत ने लोगों को इतना क्रिएटिव बना दिया कि उन्होंने सच में कबाड़ में भी कला ढूंढ ली। एक बात साफ समझनी होगी, इन बोरियों से कपड़े बनाना शुरू में कोई फैशन ट्रेंड नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उन गरीब परिवारों के लिए गुजारा करने का, जीने का एक जरिया था। एक ऐसा जरिया जहां कपड़े का हर एक टुकड़ा, हर एक धागा कीमती था, और कुछ भी बेकार नहीं फेंका जाता था। उस दौर की सच्चाई कैसी थी, इसका अंदाजा इस एक किस्से से लगाइए। कंसास का एक परिवार, जिनके बच्चों की नई पैंट अनाज की बोरियों से बनी थी, और पैंट के पिछले हिस्से पर परिवार का नाम छपा हुआ था। जरा सोच कर देखिए, कितना मुश्किल, कितना शर्मिंदगी भरा रहा होगा वो एहसास। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये गरीबी की एक चलती फिरती मोहर थी। तो फिर लोग करते क्या थे? खास तौर पर महिलाएं, वो अपनी इज्जत बचाने और इस गरीबी के ठप्पे को छिपाने के लिए क्या क्या नहीं करती थीं। वो चर्बी या मिट्टी के तेल में घंटों तक बोरियों को भिगो कर रखती थीं, ताकि वो लोगो हट जाए। फिर उस बेजान से कपड़े को रंगती थीं, उस पर सुंदर सी कढ़ाई करती, रिबन लगाती। मतलब हर वो कोशिश करती थीं जिससे कोई पहचान ना पाए कि ये खूबसूरत ड्रेस असल में एक मामूली चारे की बोरी है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। कंपनियों को अचानक एक बात समझ में आई कि अरे, लोगों की इस आदत से लड़ने की क्या जरूरत है? क्यों ना इसी आदत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए? और बस ये एक सोच, एक ऐसा बदलाव था जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन हाँ, ये बदलाव तुरंत नहीं आया। पहले तो इंडस्ट्री ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाया, इसे द यूज्ड बैग ईविल, यानी इस्तेमाल की हुई बोरी की बुराई का नाम दिया। यहां तक कहा कि ये सेहत के लिए खतरनाक है। असल में डर ये था कि अगर लोग बोरियां दोबारा इस्तेमाल करने लगे तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मारा एक जबरदस्त यू टर्न, पूरी स्ट्रैटेजी ही पलट दी। अब रोकने की जगह वो लोगों को बढ़ावा देने लगे।
उन्होंने कपास की बोरियों से सिलाई नाम की किताबें छापनी शुरू कर दी, नेशनल लेवल पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाए, यहाँ तक कि इस्तेमाल की हुई बोरियां सीधे महिलाओं को बेचने लगे और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्याही बनाने लगे जो एक धुलाई में आसानी से निकल जाए। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे थी एक कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कंपनियों को यह समझ आ गया था कि फार्म पर भले ही काम पुरुष करें, लेकिन जानवरों के लिए कौन सा चारा खरीदा जाएगा, इसका फैसला अक्सर घर की महिलाएं करती थीं। तो गोल एकदम साफ था, पुरुषों के डॉलर को पाना है तो महिलाओं का ध्यान खींचो। बोरियों को इतना सुंदर बना दो, इतने प्यारे प्रिंट्स डाल दो कि महिलाएं अपने पतियों को कहें कि नहीं, चारा तो उसी ब्रांड का लाना जिसकी बोरी सबसे सुंदर है। सोचिए क्या कमाल की मार्केटिंग थी। अब कहानी एक ऐसे दौर में पहुंचती है जहां इस आदत से जुड़ी सारी शर्म, सारा संकोच सब खत्म हो गया। अब ये सिर्फ एक आदत नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय संस्कृति और गर्व का एक अहम हिस्सा बन गई। और ये सब हुआ खासकर युद्ध के दौरान। देखिए, हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देश में कपड़े की भारी कमी हो गई। तब सरकार ने लोगों से अपील की कि कुछ भी बर्बाद ना करें, हर चीज का दोबारा इस्तेमाल करें। और बस इसी एक अपील ने सब कुछ बदल दिया। अब चारे की बोरियों से कपड़े बनाना किफायत की निशानी नहीं रहा, बल्कि ये देशभक्ति का काम बन गया, एक गर्व की बात बन गई। और इसका असर ये हुआ कि ये चलन आसमान छूने लगा। यकीन मानिए 1942 तक 30 लाख, पूरे 30 लाख महिलाएं और बच्चे इन बोरियों से बने कपड़े पहन रहे थे। प्रोडक्शन तो अपने पीक पर पहुंच गया था। 1945 तक हर साल 1.5 अरब वर्ग गज कपड़ा सिर्फ और सिर्फ इन बोरियों को बनाने में इस्तेमाल हो रहा था। ये अमेरिकी इतिहास में कपास का सबसे बड़ा सिंगल यूज था। कमाल है ना? और किसी को लगा हो कि युद्ध के बाद ये सब बंद हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत था। इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। 1946 तक प्रोडक्शन युद्ध से पहले के लेवल से 7 गुना 7 टाइम्स बढ़ चुका था। ये था चारे की बोरी के फैशन का गोल्डन एज, सुनहरा दौर। कंपनियां एक दूसरे से होड़ लगा रही थीं कि कौन सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक डिजाइन वाली बोरी बाजार में लाएगा। मशहूर कलाकारों से ग्लैमरस सेक्स डिजाइन करवाए जा रहे थे। कुछ बोरियों पर तो एप्रन, खिलौने और तौलिए बनाने के पैटर्न पहले से ही छपे आते थे। बस काटो और सिल लो। और ब्रांड का नाम, उसके लिए था बैंडिट लेबल, एक कागज का लेबल जो पानी में जाते घुल जाता था। पूरे देश में सिलाई की प्रतियोगिताएं हो रही थीं। ये एक पूरा कल्चर बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी आर्थिक और औद्योगिक वजहें थीं जिन्होंने इस अनोखे और क्रिएटिव दौर को इतनी तेजी से खत्म कर दिया। तो इस दौर का अंत कैसे हुआ? इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह थी पैसा। हुआ ये कि युद्ध के बाद कपास की कीमतें आसमान छूने लगी, तो कपास की बोरी महंगी हो गई। दूसरी तरफ कागज की बोरियां थी जो बहुत सस्ती और सुविधाजनक थी। इस्तेमाल करो और फेंक दो, और बस सुविधा और सस्तेपन की इस लड़ाई में क्रिएटिविटी हार गई। एक और बड़ी वजह थी खेती के तरीके में आया बदलाव। अब छोटे छोटे पारिवारिक फार्म की जगह बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फार्म ने ले ली थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो महिलाएं जो चारा खरीदने का फैसला करती थीं, वो अब इस पूरे खेल से ही बाहर हो गईं। जब टारगेट ऑडियंस ही नहीं रही, तो कंपनियों ने भी सुंदर बोरियां बनाना बंद कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि 1960 का दशक आते आते कपास की चारे वाली बोरी, जो कभी लाखों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी, वो लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आज ये हमें सिर्फ एक धुंधली सी याद, एक भूली बिसरी कहानी लगती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये कहानी एक अमेरिकन फेरी टेल है, किफायत और जुगाड़ की एक खूबसूरत कहानी, या फिर ये कहानी है एक जबरदस्त कॉर्पोरेट मार्केटिंग की, जिसने लोगों की जरूरत को अपने मुनाफे में बदल दिया? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प होता है जितना हम उसे याद रखना पसंद करते हैं।